नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के मकसद से मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। केंद्र ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच सुविधाएं बढ़ाने को कहा है। साथ ही वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हम सही दिशा में हैं। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका को गंभीरता के साथ मुक्त व्यापार जैसी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से आयोजित इंडिया आइडियाज समिट के उद्घाटन मौके पर वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को कल शपथ दिलाई जाएगी। इन तमाम खबरों के साथ कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए संसद सत्र चलाने के विकल्प तलाशने के लिए मिलकर चर्चा की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में दोनों सदन के प्रमुखों ने सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सदस्यों को कार्यवाही में शामिल करने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। संसद की कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति देश में किसानों की फसलों पर टिड्डी दलों के हमले और उस पर नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की गहन पड़ताल कर रही है। इसी क्रम में आज समिति की एक अहम बैठक हुई। इस दौरान कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के सचिव समेत कई अधिकारियों ने समिति के समक्ष तथ्य पेश किए। तकरीबन 2 घंटे तक चली इस बैठक में समिति के 10 सदस्य मौजूद रहे। लोकसभा सांसद पर्वत गौड़ा, चंदन गौड़ा, गदिगौदर इस समिति के अध्यक्ष हैं और समिति की ये 23वीं बैठक थी। 1993 में विभाग संबंधी स्थायी समितियों के गठन के बाद ये पहला मौका है जब कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति टिड्डी दलों के हमले से संबंधित विषय पर गहन पड़ताल कर रही है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। ये पहला मौका होगा जब अंतर सत्र के दौरान शपथ ग्रहण सदन के कक्ष में ही होगा। आमतौर पर शपथ ग्रहण सत्र के दौरान सदन के अंदर होता है और जब सदन में सत्र नहीं चल रहा हो तब नवनिर्वाचित सदस्यों को सभापति के कक्ष में शपथ दिलाई जाती है। हाल ही में 20 राज्यों से राज्यसभा की 61 सीटों के लिए सदस्य निर्वाचित हुए हैं। संसद की स्थायी समितियों की बैठकें फिर से शुरू हो गई हैं। ऐसे में राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को इन बैठकों में शामिल होने का जल्द से जल्द मौका मिल सके और सदस्यों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। नवनिर्वाचित सदस्यों की तरफ से बैठकों में शामिल होने के लिए इच्छा जताए जाने पर राज्यसभा की सभापति एम वेंकैया नायडू ने ये फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों को सभापति की तरफ से राज्यसभा की चेंबर में शपथ दिलाई जाएगी। इस दौरान शपथ ग्रहण करने वाले सदस्य की ओर से केवल एक शख्स को साथ आने की अनुमति दी जाएगी और उनके बैठने की व्यवस्था भी राज्यसभा सदन की दीर्घाओं में होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। राज्यसभा की दीर्घा में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड के मुताबिक 67 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। राज्यसभा में कई सदस्य दोबारा चुनकर आए हैं। इनमें डॉक्टर के केशव राव और तिरुचि सिवा भी शामिल हैं। ये दोनों ही सदस्य संसदीय समितियों के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जब तक ये उच्च सदन की सदस्यता की शपथ नहीं लेते तब तक संबंधित समिति की बैठक नहीं बुला सकते। नवनिर्वाचित सदस्य भी शपथ ग्रहण किए बिना समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो सकते। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई को होने वाली शपथ के बारे में लिखित जानकारी दी है। जो सदस्य इस दौरान किसी वजह से शपथ नहीं ले पाते हैं, उन्हें आगामी मानसून सत्र के दौरान शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले कोरोना स्थिति और सदस्यों की चिंता के चलते शपथ ग्रहण कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना के मामले 11.5 लाख के पार हो गए हैं। 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय केस की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। 7.25 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। देश में अब तक 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है। पिछले 24 घंटे में 37,148 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 587 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,55,191 हो गई है।
वहीं इस महामारी से अब तक 28,000 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 7,24,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल संक्रमण के मामलों में से 62.72% ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 24,491 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 4,02,529 एक्टिव मामले हैं। पिछले 2 दिनों में आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार के मुकाबले मंगलवार को करीब 3,000 कम केस सामने आए। इसी तरह रिकवरी रेट में इजाफा और मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई। पिछले हफ्ते कोरोना के नए मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ी थी। हालांकि रिकवरी रेट में लगातार सुधार हुआ था और ये 63% से ऊपर पहुंच गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में प्रतिदिन प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 180 टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। देश में पॉजिटिविटी रेट 8.07% है। सरकार का लक्ष्य पॉजिटिविटी रेट को 5% से कम रखना है। देश में 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से कम है। आईसीएमआर के अनुसार अब तक 1,43,81,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 3,33,000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई। पिछले 4 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में प्रतिदिन कोरोना टेस्ट में लगातार इजाफा हुआ है। अप्रैल में जहां औसत 28,500 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट रोजाना हो रहे थे, तो मई में बढ़कर 94,000 से ज्यादा हो गए। जून में प्रतिदिन कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़कर 1.5 लाख के पार पहुंच गई। जुलाई में अब तक प्रतिदिन कोरोना टेस्ट का औसत 2,77,000 के पार पहुंच गया। सरकार का मकसद टेस्टिंग बढ़ाकर पॉजिटिविटी रेट को 5% से कम रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में लगभग 23% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है, जबकि 77% लोग अब भी संक्रमण के खतरे के साथ जी रहे हैं। इसीलिए उन्हें सभी तरह की सावधानियां बरतना जरूरी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ओर से करवाए गए सेरो सर्वे में ये बात सामने आई है। इस बीच दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में हाल के समय में गिरावट देखने में मिली है। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना के 954 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के 11 जिलों से अलग अलग उम्र के लोगों से 21,387 सैंपल लिए गए थे। ये सर्वे 27 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच किए गए। रिपोर्ट के अनुसार इसमें से करीब 23% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी मिली है। इनमें से अधिकतर लोग बिना लक्षण वाले हैं। सभी सैंपल को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC को भेजा गया था। हालांकि इस एंटीबॉडी का प्रभाव कब तक रहेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली में सरकार के प्रयासों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज्यादा आया है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है काफ़ी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहाँ पर वायरस का एक्सपोजर यहाँ की पॉपुलेशन को 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 954 नए मामले सामने आए हैं। 27 मई के बाद ये पहली बार है जब एक दिन में कोरोना के मामलों की संख्या 1000 से कम दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,23,747 हो गई है। राजधानी में पिछले 1 महीने में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने बेहतर तालमेल और जरूरी कदम उठाए। इसमें टेस्टिंग को बढ़ाना, संक्रमण की व्यापकता का विश्लेषण करने के लिए नियंत्रण क्षेत्र का पुनर्निर्धारण और सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण करना शामिल रहा। इसका नतीजा है ग्रोथ रेट और मृत्यु दर में काफी कमी दर्ज की गई। औसत टेस्ट 3 गुना होने के साथ पॉजिटिविटी रेट कम आए। रिकवरी रेट 84.78% तक पहुंच गया, जबकि डेथ रेट 2.96% है। दिल्ली में बेहतर कंटेनमेंट और टेस्टिंग से कोरोना के प्रसार को कम करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर दुनिया भर में सबको आस और उम्मीद वैक्सीन से ही है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में तैयार करने को लेकर इसका काम भी हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वैक्सीन को लेकर हम सही रास्ते पर हैं और इसके परीक्षण को सुगम बनाने के लिए पूरी मदद की जा रही है। क्या है इसको लेकर अपडेट, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी संकट के बीच सबकी नजरें इसकी वैक्सीन पर लगी हैं। दुनिया के कई देशों से वैक्सीन को लेकर अहम खबरें आ चुकी हैं। भारत भी वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़ रहा है। देश में हुए मानव परीक्षण के सकारात्मक नतीजों के बाद अब सबकी उम्मीद भारत से बंधी है। अब इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट कोविड-19 का टीका तैयार करने का प्रयास कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट अपना ट्रायल अगस्त में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर देश में ही वैक्सीन के उत्पादन की दिशा में भी काम कर रहा है। वहीं रूस ने भी अपनी वैक्सीन के उत्पादन को लेकर भारत के साथ जुड़ने में रुचि दिखाई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन के इंसानों पर किए गए ट्रायल के पहले फेज के नतीजे प्रकाशित कर दिए गए हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने ट्रायल के रिजल्ट्स को बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया है और उम्मीद जाहिर की है कि साल खत्म होने से पहले वैक्सीन लोगों तक पहुंच सकती है। वहीं इन खबरों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वैक्सीन तैयार होने के बाद सबकी पहुंच में होनी चाहिए। चीन की फार्मा कंपनी सिनोवैक बायोटेक ब्राजील में परीक्षण के तीसरे चरण में जाने को तैयार है, तो बांग्लादेश ने सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड को अपने देश में तीसरे चरण का ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 24 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में हैं, तो 142 वैक्सीन प्री वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल फेज में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,47,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 83 लाख से ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन 6 लाख से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इस संकट के बीच यूरोपीय संघ से बड़ी खबर है, तो फ्रांस में फिर से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना से सीधा मुकाबला करने वालों के लिए ब्रिटिश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच 4 दिनों की चर्चा के बाद 1820 अरब यूरो की बजट और कोरोना वायरस सुधार कोष पर सहमति बन गई। अपने इतिहास की एक बड़ी मंदी का सामना करने के लिए यूरोपीय संघ के बीच 750 अरब यूरो के कोरोना वायरस कोष पर सहमति बनी थी। इस कोष के जरिए वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों को ऋण और अनुदान देने का प्रस्ताव था। This is a good deal, this is a strong deal, and most importantly, this is the right deal for Europe right now. I would like to thank all the leaders and the President of the Commission and their teams for their hard work. We showed collective responsibility and solidarity, and we show also our belief in our common future. And this agreement sends a concrete signal that Europe is a force for action. फ्रांस में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए फ्रांस में दुकानों, रेस्टोरेंट और बैंक जैसे बंद जगहों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। नियम नहीं मानने वालों पर 135 यूरो तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस की चुनौतियों का मुकाबला करने वाले फ्रंटलाइन शिक्षकों, डॉक्टरों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के वेतन में वृद्धि का ऐलान किया है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अमेरिका में 38,30,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 1,40,000 को पार कर चुकी है। ब्राजील में 21,18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 80,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कोरोना से ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में रूस भी आता है। रूस में अब तक 7,76,000 से ज्यादा संक्रमण के केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 12,500 को पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना की ताकत में जल्द ही बड़ा इजाफा होने जा रहा है। फ्रांस से खरीदे गए 36 लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप इसी महीने भारत आ सकती है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक
पहली खेप में 5 राफेल विमानों को जुलाई के आखिर तक भारत आने की उम्मीद है। इन्हें 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जो मौसम पर निर्भर है। हालांकि वायुसेना में राफेल का अंतिम समावेशन समारोह अगस्त में कराया जाएगा। राफेल विमान के लिए भारतीय वायुसेना के एयर क्रू और ग्राउंड क्रू ने व्यापक परीक्षण लिया है। फाइटर जेट में लगे वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग भी दी गई है। ये सभी अब ऑपरेशनल भी है। राफेल विमानों के जरिए भारतीय वायुसेना की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होगा। राफेल फाइटर जेट के जरिए लंबी दूरी के निशाने को आसानी से भेदा जा सकता है। एयर स्ट्राइक के मामले में भी ये फाइटर जेट काफ़ी कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय की खरीद इकाई ने भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ 557 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का अनुबंध किया है। सेना की युद्ध क्षमता में और इजाफा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से इस खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके तहत BEML से 1512 माइन प्लाऊ उपकरण खरीदे जाएंगे। ये उपकरण बारूदी सुरंग हटाने का काम करते हैं। इन माइन प्लाऊ उपकरणों को सेना के बख्तरबंद कोर के T-90 टैंक में लाया जाएगा, जिससे ऐसे टैंकों को उन क्षेत्रों में आसानी से आने जाने की सुविधा होगी जहां बारूदी सुरंग बिछी होती है। इससे टैंकों के बेड़ों की गतिशीलता में कई गुना इजाफा होगा। साथ ही दुश्मन के इलाकों में बिना नुकसान के काफ़ी अंदर तक पहुंचना आसान भी हो जाएगा। बारूदी सुरंग हटाने वाले इन 1512 उपकरणों को हासिल करने का काम 2027 तक पूरा करने की योजना है। उपकरण लगाने का काम पूरा होने पर सेना के बेड़े में और अधिक क्षमता का विस्तार होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे। लालजी टंडन की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब थी। उन्हें 11 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लालजी टंडन के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि लालजी टंडन के रूप में देश ने एक ऐसे दिग्गज नेता को खो दिया है जो लखनवी नफासत और प्रखर बुद्धिमत्ता के मूर्तिमान उदाहरण थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने शोक संदेश में उन्हें जन नेता बताया, जिन्होंने हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि लालजी टंडन को एक समाज सेवक और कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि लालजी टंडन बिना थके लगातार समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। संवैधानिक मामलों में उनकी गहरी पकड़ थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 को हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 60 के दशक में पार्षद के चुनाव से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वो 2 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी संभाली। वो पार्टी प्रवक्ता भी रहे। लालजी टंडन 1996 से 2009 तक लगातार लखनऊ पश्चिम से विधायक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में वो 3 बार मंत्री रहे। उन्हें 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लखनऊ से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया, जहां से उनकी जीत हुई। 2018 में लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल बने। फिर उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 महामारी के बीच छात्रों की बढ़ती मानसिक परेशानियों को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण नाम से एक पहल की शुरुआत की है। मनोदर्पण नाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता मिल पाएगी। मनोदर्पण के तहत एक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए कोई भी छात्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टेलीफोन पर अपने तनाव और अवसाद से जुड़ी कोई भी जानकारी और सलाह प्राप्त कर सकता है। इस हेल्पलाइन पर अभी 100 काउंसलर रहेंगे, जिनकी संख्या बढ़ाकर बाद में 500 तक कर दी जाएगी। वहीं प्लेटफॉर्म पर छात्र काउंसलर से ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं।
मनोदर्पण में छात्रों के लिए लिखित दिशा निर्देश भी होंगे जो उनका तनाव दूर करने में सहायक साबित होंगे। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर एक वेब पेज भी होगा जिस पर वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। मनोदर्पण न केवल कोविड बल्कि कोविड के बाद भी छात्रों की बेहतरी की दिशा में काम करता रहेगा। जिसका मनोबल बड़ा है वो विपरीत बहुत को भी पार कर देता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग निकालता है। और इसलिए ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो पहल है ये सामान्य पहल नहीं है, ये ताकत देने की वो पहल है जो विषम और विपरीत परिस्थितियों में आपको मार्ग निकाल करके देगा। इसलिए जो मनोदर्पण पहल है इसके तहत जहां एक वेबसाइट हमने आपको दी है जिसमें तमाम प्रकार की सूचनाएं हैं, ऑडियो है, वीडियो है, निर्देश हैं, परामर्श हैं। राजस्थान के जारी सियासी संग्राम के बीच प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर अहम फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब सीबीआई राजस्थान में किसी भी केस की सीधे तौर पर जांच नहीं कर सकेगी। इस बीच सचिन पायलट गुट को हाईकोर्ट से 24 जुलाई तक की मोहलत मिल गई है। राजस्थान में सीबीआई जांच के लिए एजेंसी को पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसमें पिछली सभी सामान्य सहमति की शर्तों को निरस्त कर दिया गया है। इससे पहले विशेष मामलों में सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीधे जांच कर सकती थी। राज्य के गृह विभाग ने सीबीआई जांच को लेकर समय समय पर हुए विभिन्न संशोधन को लेकर राज्य सरकार से आम सहमति मांगने का हवाला दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार को सीबीआई के डीएसपीई कानून 1946 की धारा 3 के तहत किसी अपराध की जांच के लिए अब राज्य सरकार की पूर्व सहमति लेनी होगी। गहलोत सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे राजस्थान में अप्रत्यक्ष आपातकाल की झलक बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल के तिरुवनंतपुरम में सोना तस्करी के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 2 आरोपियों की हिरासत को बढ़ा दिया है। अदालत ने आरोपियों स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 जुलाई को 8 दिन की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि आज पूरी हो गई। अब कोर्ट दोनों की जमानत याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं एनआईए लगातार इस मामले में सबूत जुटाने में लगी है। एनआईए की टीम मुख्य आरोपी सारथ पीएस को लेकर त्रिवेंद्रम लेकर गई। जांच अधिकारियों ने खुलासा किया कि संयुक्त अरब अमीरात के राजनयिक मिशन के कुछ कर्मचारियों का इस्तेमाल कर जुलाई 2019 से देश में कम से कम 300 किलोग्राम सोने की तस्करी हुई। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से 30 किलोग्राम सोना 5 जुलाई को जब्त किया गया था। वहीं बीजेपी की केरल इकाई ने आज काला दिवस मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला झंडा लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने सोमवार को अपने एक सहकैदी के साथ कथित रूप से खुद को मारने की धमकी दी है। जेल अधिकारियों के मुताबिक नलिनी और एक अन्य दोषी को वेल्लोर में महिलाओं के स्पेशल सेल में रखा गया है। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब नलिनी के साथ सजा काट रही एक और दोषी ने नलिनी के व्यवहार के बारे में शिकायत की। इसके बाद जेल अधिकारियों ने नलिनी से पूछताछ की। इस दौरान नलिनी ने जेल अधिकारियों को आत्महत्या करने की धमकी दी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के मामले में नलिनी के अलावा 6 दोषी पिछले 29 साल से सजा काट रहे हैं। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया। भारतीय नौसेना ने यूएस नेवी के साथ इस युद्धाभ्यास को पासिक्स यानी पासिंग एक्सरसाइज नाम दिया है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि भारत चाबहार जाहेदान रेल परियोजना से बाहर नहीं हुआ है। एक अंग्रेजी दैनिक में छपी रिपोर्ट का खंडन करते हुए ईरान ने कहा है कि परियोजना की प्रगति संतोषजनक है और आगे का काम शुरू करने के लिए भारतीय कंपनी इरकॉन के लिए एक नोडल कंपनी की तलाश की जा रही है। चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट से भारत को नहीं निकाला गया है। इस बात को बताने के लिए खुद ईरान रेलवे के प्रमुख सईद रसूल ने ईरान में भारत के राजदूत गद्दाम धर्मेंद्र को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे चली मुलाकात में सईद रसूल ने कहा कि ऐसी झूठी खबरें फैलाने के पीछे कुछ पक्षों का निजी स्वार्थ काम कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय दूतावास ने भी चाबहार जाहेदान प्रोजेक्ट से भारत के निकाले जाने की खबर को गलत बताया था।
there has been significant progress on the port project. An Indian company has been operating the project since 2018 and has steadily scaled up the traffic at the port. Since December 2018, 82 vessels have been handled there, including 52 in the last 12 months alone. The port has handled 12 lakh tons of bulk cargo and 8,200 containers. Proactive measures are currently underway to increase the usage of Chabar port both for Afghanistan and Central Asia. भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय रेल की निर्माण कंपनी एयरकॉन और ईरानी कंपनी CDTIC ने परियोजना के वित्त और तकनीकी साध्यता यानी फीजिबिलिटी से जुड़े विषयों पर पिछले साल दिसंबर में ही काम पूरा कर लिया था। कोविड-19 जैसी गंभीर परिस्थितियों में भी दोनों देश इस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।